मैं आठवले साहब के साथ बचपन से ही जुड़ा हूँ। एक लोगों के बीच में रहने वाला, लोगों को मदद करने वाला, सोशली कंसर्न्ड व्यक्ति है। कुछ भी रहे तो साहब अपने को सपोर्ट करते हैं, अपना लड़का है। हमको भी लगता है वो हमारे पिताजी समान है, उनको कहाँ पर प्रॉब्लम ना आए। खड़ा रहना, ये बात अठोले साहब की मुझे पहले से अच्छी लगती थी। वो एक पैंथर लीडर है। बाबा साहब आम्बेडकर की जनता उनका है धन और आठवले साहब है बाबा साहब आम्बेडकर के सच्चे सन। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात एक कुर्सी और उस पर बैठने वाले शख्स से ही नहीं, उनकी शख्सियत से कराने वाला हूं। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री श्री रामदास आठवले जी से। सो दिल से में आपका दिल से स्वागत है। नमस्कार नमस्कार आकाश अपले जी, नमस्कार। सर, शुरुआत करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप अपनी ही कुर्सी की बाजू में बैठे हैं आज, जो न्याय का प्रतीक है, जो दलितों के लिए न्याय करती है, पिछड़ों के लिए न्याय करती है, तो इस कुर्सी से क्या आप अपने आप को जुदा समझते हैं या आपको लगता है कि ये कुर्सी जो है वो आप ही का एक अंग है? नहीं, मैं तो मतलब हमेशा निकालता रहा पर्ची। मैं दलितों के न्याय के लिए हमेशा निकालता रहा पर्ची, इसीलिए मुझे मिल गई थी कुर्सी। तो ये कुर्सी मुझे मिली थी, लेकिन एक कुर्सी पर मेरा जरूर विश्वास है, लेकिन इस कुर्सी के बिना मैं जिंदा नहीं रहूँगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कुर्सी तो सत्ता की कुर्सी है ही है, लेकिन मेरी कार्यकर्ता की जो ये कुर्सी है, जो तेरे बाजू में मुझे आज बिठाया है, ये कुर्सी मेरी कोई छीन नहीं सकते। मंत्री पद आएगा, मंत्री पद जाएगा, लेकिन मेरी कार्यकर्ता की कुर्सी कोई छीनने वाली है नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आज मुझे आनंद है, उस कुर्सी से मैं इस कुर्सी पर मैं आया हूँ, और मैं इस कुर्सी से उस कुर्सी पर मुझे चला गया था। तो परमानेंट मेरी ये कुर्सी है, और इसीलिए मुझे आनंद है कि आज मतलब आकाश अपले जी जो दिल से मेरे साथ बात कर रहे हैं, मैं भी उनके साथ दिल से बात कर रहा हूँ। और मतलब दिल से हुई आकाश अपले ये प्रोग्राम में आज मुझे आने का मौका आपने दिया है, इसीलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, और हम चर्चा के लिए शुरुआत करते हैं। थैंक यू सर। तो शुरुआत करते हुए मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये जो कुर्सी खाली है वो इस वक्त इसलिए है क्योंकि हम इस शख्सियत को पूरी तरह समझना चाहते हैं जो जो जिन्होंने अपना स्ट्रगल चालू किया था सिद्धार्थ विहार से, एक हॉस्टल से, और उन्होंने ये सफर तय किया इस कुर्सी तक। तो सर, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, ये सिद्धार्थ विहार कॉलेज जो जहां से आपने अपना स्ट्रगल चालू किया था, तो ये क्या माहौल था, ये कैसे लोग थे, और आपके मन में क्यों आया कि आपको राजनीति में आना चाहिए? नहीं, माहौल मतलब जब मैं मेरे गांव में मैं रहता था, मेरे माँ के साथ, मेरे मामा के साथ, और मैं जब 6 साल का था तो मेरे पिताजी का गुजर गए थे मुंबई में। मुंबई में एक मिल में वो काम करते थे। तो मेरी माँ ने एक अपना सफ़र तय किया कि मैं मेरे बच्चे को संभालते संभालते मेरी ज़िंदगी खर्च करूँगी, मेरे बच्चे को मैं बड़ा बनाऊंगी। इसीलिए वो आगलगांव नाम का एक कवटे मंकाल तहसील में सांगली ज़िले में गांव है, जो मेरे मामा का गांव है। तो मामा के गांव में मेरी पढ़ाई प्राइमरी स्कूल की शुरू हुई, और मेरी माँ मतलब खेत में काम करने के लिए जाती थी। मेरे बच्चे ने बड़ा बनना चाहिए, मेरे बच्चे ने पढ़ाई करनी चाहिए। मैं तो अशिक्षित हूँ, लेकिन मेरा बच्चा जो है, मेरा बच्चा एजुकेटेड होना चाहिए। इसके लिए माँ सुबह से लेकर शाम तक खेतों में काम करती थी। और मैं शुरू से ये सोचता था कि मेरी माँ इतनी कष्ट उठा रही है, मेरी माँ मेरे लिए इतना काम कर रही है, मेरे मामा मुझे संभाल रहे हैं। और इसीलिए मतलब मैं गांव में पढ़ता रहा। लेकिन शुरू से मेरे मन में एक ऐसी चिंगारी थी कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो जय भीम है, ये जय भीम का आवाज़ बुलंद करने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। मैं छोटा था तब भी मुझे लगता था कि अन्याय के खिलाफ मैं लड़ूंगा। अगर कोई अन्याय करते हैं तो अन्याय करने वालों को सबक सिखाने का काम करना ही चाहिए। मैं जरूर मैं दलित हूँ, लेकिन मैं वो दलित नहीं हूँ जो दलित आज़ादी के पहले का दलित था। मैं आज़ादी के बाद वाला मैं दलित हूँ।
देश को आज़ादी मिलने के बाद वाला मैं दलित हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान स्वीकारने वाले भारत का मैं नागरिक हूँ। तो मुझे न्याय मिलना ही चाहिए, मुझे पर किसी को अन्याय करने का अधिकार नहीं है, ऐसी मेरी भावना रहती थी। तो मैं गांव में पढ़ाई करता था। मैं 7 तक मैंने मेरी पढ़ाई वहाँ की। बाद में तासगांव तो तालुका ये जो में 7 तक आपने पढ़ाई की, ये सांगली में हुई है आपकी? हाँ, मतलब कवठे मंकाल जिला तालुका जो है वो सांगली जिले में आता है। जी। तो वहाँ प्राइमरी हमारी पढ़ाई हुई। हम्म, उसके बाद हाई स्कूल के लिए मैं सेकेंडरी स्कूल के लिए मैं सौलज नाम का गांव है तासगांव तहसील में, सांगली जिले में ही, वहाँ मैं पढ़ने के लिए आया। उसके बाद कॉलेज के लिए मैं पढ़ने के लिए मैं मुंबई आया था। तब जो आपने मुझे पूछा कि भाई सिद्धार्थ हॉस्टल का जो सफ़र है, सिद्धार्थ विहार का जो सफ़र है, तो मैं सिद्धार्थ विहार में रहता था। मुझे स्कॉलरशिप मिलती थी। और मैं मेरे जो काका दादा अठोले हैं वो पुलिस में मतलब काम करते थे, कांस्टेबल थे। उनके पास रहकर मैं कुलाबा में मतलब हमारी पुलिस चाल थी, वहाँ मैं चाचा जी के साथ रहता था। और वहाँ से चलते चलते मैं 15 मिनट की दूरी पर मेरा सिद्धार्थ को कॉलेज था, वहाँ मैं आता था। लेकिन उसके बाद मैं हॉस्टल में आ गया, मतलब वहाँ तो रहने के लिए खाने के लिए जाता था। जी। लेकिन सिद्धार्थ हॉस्टल में मैं रहता था। राजा ढाले, नामदेव ढसाल से मेरा बाद में परिचय हो गया। दलित पैंथर मूवमेंट चल रही थी और बचपन से मेरे मन में अन्याय के खिलाफ लड़ने की एक चिंगारी थी। मतलब अन्याय के खिलाफ हमने लड़ना ही चाहिए, हम अन्याय सहन नहीं करेंगे। तो अन्याय हम सहन करेंगे, हम भी मानव है और मानव ने मानव के साथ मानव जैसा व्यवहार करना ही चाहिए। अगर ऐसा कोई नहीं करेंगे तो उनको सबक सिखाने के लिए हमें आगे दौड़ना होगा। ये भावना मेरे मन में थी। दलित पैंथर की मूवमेंट शुरू पहले जो हुई थी और इस मूवमेंट में मैं भी मतलब इस मूवमेंट में आया। और दलित पैंथर का मूवमेंट अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला, दलित पैंथर का मूवमेंट आर्टिकल लिखने वालों का, कविता लिखने वालों का, विद्रोही साहित्य लिखने वालों का एक बहुत बड़ा संच था, एक मंच था। और उस मंच के माध्यम से मतलब ये लिखने का काम ये लोग कर रहे थे, विद्रोही कविताएं कर रहे थे। लेकिन बाद में उन्होंने ऐसा विचार किया कि खाली लिखने से क्रांति होगी नहीं, लिखना तो आवश्यक ही है, लिटरेचर की आवश्यकता ही है, लेकिन खाली लिटरेचर पढ़ने से क्रांति होगी नहीं, उसके लिए प्रैक्टिकल अम्बेडकरिज्म, प्रैक्टिकल मूवमेंट जो है, ये मूवमेंट का निर्माण करने की आवश्यकता है। तो तब मतलब ये विचार हुआ कि ब्लैक पैंथर अमेरिका में थी, निग्रो लोगों पर अन्याय हो रहा था, वहाँ अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए वहाँ ब्लैक पैंथर की स्थापना हुई। तो यहाँ क्या नाम देना चाहिए उस पर चर्चा हुई, तब मैं नहीं था। लेकिन जो नेता लोग पहले थे उन्होंने विचार किया कि ब्लैक पैंथर अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला संगठन था, तो हम दलित यहाँ है, तो दलित पैंथर नाम का संगठन खड़ा करना चाहिए। इसी तरह का निर्णय हो चुका। और जब मैं कॉलेज के लिए मैं सिद्धार्थ हॉस्टल में आया था तब ये मूवमेंट चल रही थी और मैं भी उसमें मतलब आ गया। राजा ढाले का, नामदेव ढसाल का मेरे ऊपर बहुत बड़ा विश्वास था और इस मूवमेंट में मैंने भी मतलब पार्टिसिपेशन करने की जिम्मेदारी मैंने भी स्वीकार ली। कॉलेज पढ़ते पढ़ते मतलब मैं इस मूवमेंट में आ गया और मुझे बहुत बड़ा गर्व है कि आज मैं जिस कुर्सी तक पहुंचा हूं उसके पीछे राज ये है कि मैं कार्यकर्ता के रूप में मैं जमीन पर काम करता रहा। जमीन पर अपना पैर हमेशा मजबूत होना चाहिए। हवा में जाने से मतलब कोई लीडरशिप डेवलप होती नहीं है। हवा पर जाने वाले लोग फिर गिर पड़ते हैं, लेकिन जमीन पर जिसका पैर एकदम मजबूत है उसको हिला नहीं सकते हैं। और मेरे बारे में मैं समझता हूँ कि मुझे कोई हिला नहीं सकते हैं। क्या बात है सर। जमीन पे पैर से आपकी एक बीच में फोटो वायरल हुई थी सर, जिसमें आपके उन्हीं यंग डेज की बात है जहां पर आप कॉलेज में थे और कुछ लाठीचार्ज हुआ था और आप अपने साथियों के साथ किसी चीज का विरोध कर रहे थे। तो क्या आपको इस बारे में जानकारी है? एक पिक्चर थी आपकी जिसमें लाठीचार्ज में आप पर भी चार्ज किया था पुलिस वालों ने
और उस मूवमेंट, उस रेवोल्यूशन के बारे में कुछ बताना हाँ चाहेंगे? मतलब वो तो कई बार मतलब पुलिस के माध्यम से मतलब हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। जी। मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को बाबा साहब का नाम देने के लिए बहुत बड़ी लड़ाई 17 साल तक चलती रही थी। 17 सालों तक? 17 सालों तक चलती रही थी और मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को बाबा साहब का नाम देना चाहिए, इसलिए देना चाहिए कि बाबा साहब ने वहाँ पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का बहुत बड़ा 200 एकड़ लैंड लेकर वहाँ कॉलेज शुरू किया था, हॉस्टल शुरू किया था, बहुत अलग अलग फैकल्टी शुरू की थी और मराठवाड़ा के लिए एक अलग यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, इसी तरह का बाबा साहब का कहना था। तब बाबा साहब के टाइम पर वहाँ उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद की है, उस उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये सब कॉलेज रहते थे, क्योंकि मराठवाड़ा प्रदेश हैदराबाद संस्थान में था। तो तब से बाबा साहब ने स्वतंत्र यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, इसी तरह की मांग की थी। बाबा साहब अम्बेडकर जी वहाँ औरंगाबाद जाते रहते थे, वहाँ मिलिंद कॉलेज है, अम्बेडकर कॉलेज है, हॉस्टल है, लॉ कॉलेज है, कॉमर्स कॉलेज है, आर्ट्स कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ऐसे बहुत सारे। मेरे पीस सोसाइटी का मैं चेयरमैन भी हूँ और उसमें कम से कम 1 लाख सवा लाख से ज़्यादा स्टूडेंट है। तो मतलब नामांतर का जो मूवमेंट है इतने दिन चलता रहा, बहुत सारे लोग, लाखों लोग जेल में चले गए, कई लोग जो शहीद हो गए। और मतलब शरद पवार जी जब मुख्यमंत्री बन गए थे, वसंत दादा पाटिल जी सीएम थे और शरद पवार जी ने कुछ एमएलए को साथ में लेकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी और तब दिल्ली में जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई की सरकार थी। तो शरद पवार जी ने मतलब कुछ एमएलए साथ में लाकर फिर ये जो जनता दल, जनता पार्टी के एमएलए, सीपीआई सीपीएम के एमएलए, ऐसे सब एमएलए मिलकर शरद पवार जी ने सरकार बनाई थी और शरद पवार मुख्यमंत्री बनने के बाद ही उन्होंने मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम देने का रिजोल्यूशन पास किया। लेकिन मराठवाड़ा में बहुत बड़ा संघर्ष हुआ, बहुत बड़ा अत्याचार दलितों पर हुआ, दलितों पर हमले हुए। जनार्दन मेवाड़े, पूछराम काम्बले जैसे 2 लोग शहीद हुए। उसमें जनार्दन मेवाड़े बुद्धिस्ट थे और पूछराम काम्बले मातंग समाज के थे, लेकिन उनके ऊपर मतलब हमला हुआ और उसमें मतलब उनकी डेथ हो गई। कई गांवों में मतलब आग लगाई गई दलित बस्ती को, हमले हो गए। तो इसीलिए मतलब ये विषय रुक गया था। तो इसीलिए, लेकिन उसके बाद हम हमेशा रैली निकालते रहे। मराठवाड़ा उस वक्त आपके दिल में क्या चल रहा था सर, जब 2 लोग शहीद हो गए और दलितों के साथ ये अत्याचार हो रहा था, तो आपके अंदर जो तूफान था वो क्या था? आपके इमोशंस क्या थे उस समय? हाँ, तो हमारे इमोशन तो, हमारे मन में तो तूफान तो था ही था, मतलब तूफान ही नहीं तो चक्री बादल था। और दलितों पर जो अत्याचार हुए उस वक्त, तो उनका कहना ये था कि भाई ये मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम क्यों बदल रहे हैं, हमारा नाम क्यों बदल रहे हैं। लेकिन हम बोल रहे थे कि भाई नाम नहीं बदल रहे हैं, खाली उसको नाम जोड़ रहे हैं। जो मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी थी उसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, ये नाम की मांग हमारी है। मराठवाड़ा भी शब्द रहेगा और बाबा साहब अम्बेडकर जी का भी नाम जोड़ा जाएगा। बाबा साहब का नाम आएगा तो स्टूडेंट को और भी ज़्यादा इच्छा शक्ति उनकी बढ़ेगी, प्रेरणा मिलेगी। तो इसी तरह हमारा कहना था कि भाई मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को बाबा साहब का नाम मिलना ही चाहिए। और बाद में जब मैं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री था, समाज कल्याण, ट्रांसपोर्ट, प्रोहिबिशन, प्रोपोगंडा और मतलब रोजगार हमी योजना, तो ये मंत्रालय का मैं मंत्री था। और शरद पवार जी महाराष्ट्र के दोबारा मुख्यमंत्री बन गए थे। पहले डिफेंस मिनिस्टर करके वो गए थे और उसके बाद फिर वो महाराष्ट्र में दंगा फसाद हुए थे और इसीलिए 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिरी थी, तो बाबरी मस्जिद गिरने के बाद मुंबई में दंगे फसाद हो गए। सुधाकर राव जी मुख्यमंत्री थे, तो उनको थोड़ा हैंडल करना उनके लिए मतलब थोड़ा मुश्किल था। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने शरद पवार को दोबारा महाराष्ट्र में भेजा 92 में, 93 में। और फिर उसके बाद मतलब 1994 को
14 जनवरी 1994 को मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम देने का रिजोल्यूशन पास हुआ मंत्रिमंडल के बैठक में। और उस मीटिंग में मुझे उपस्थित रहने का मौका मिला। मैंने जो शरद पवार जी को पत्र लिखा था और उसमें मैंने बोला था कि अभी 95 में चुनाव आ रहा है और आपने मुझे वादा किया था कि मैं कांग्रेस पार्टी के साथ इसलिए आया था, मैंने इसलिए अलाइन किया था कि मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम मिलना ही चाहिए। मेरे समाज का ये सेंटिमेंट है, मेरा समाज चाहता है कि भाई बाबा साहब का नाम मिलना चाहिए। और आपने वादा किया था कि मैं जरूर मतलब मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को बाबा साहब का नाम दे दूंगा। तो इसीलिए मतलब मैंने पवार साहब को एक पत्र लिखा कि 26 जनवरी 1994 के पहले अगर आप मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को बाबा साहब का नाम नहीं देते हैं तो मैं मेरे पद का इस्तीफा दे दूंगा। तो पवार साहब ने बोला कि नहीं, अपने को सभी लोगों से बातचीत करके दोबारा दंगा फसाद ना हो, दलितों का नुकसान ना हो, इसीलिए सभी लोगों को कन्विंस करके अपने को मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को बाबा साहब का नाम देना है। तो फिर मैं बाला साहब ठाकरे को मिलने के लिए मातोश्री बंगले पर आया था दिसंबर महीने में, दिसंबर 1993 में। और नागपुर में विधिमंडल का अधिवेशन चल रहा था। मैंने बाला साहब ठाकरे जी को मातोश्री में जाकर मैं मिला और मैंने बाला साहब को बोला कि भाई आपका जो विरोध है उसको थोड़ा सा रोकना चाहिए, हमारे समाज का बहुत बड़ा विषय है। तो उन्होंने बोला था कि ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर जी और मेरे पिताजी प्रबोधनकार ठाकरे दोनों के बहुत अच्छे संबंध थे। तो मेरा बाबा साहब के नाम का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मराठवाड़ा के लोगों का सेंटिमेंट है। तो इसीलिए हमने उनके साथ बातचीत मेरी हुई थी। पवार साहब ने बहुत सारे लोगों से बातचीत की थी और फिर उसमें मराठवाड़ा शब्द रखकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ इसी तरह का नाम देने का जो निर्णय है महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में हुआ। और 17 साल के बाद हमें मतलब बहुत बड़ा एक विजय मतलब हमें प्राप्त करने का मौका मिला। तो इसी तरह मतलब ये पूरा इतिहास नामांतर मूवमेंट का है। क्या बात। तो सर मैं आगे शुरुआत करने से पहले पीछे जाना चाहूंगा आपके बचपन की ओर। तो सर आप कहते हैं कि आपको बचपन से ही कहीं ना कहीं राजनीति में आना था, आपको आगे बढ़ना था, आपको समझना था चीजें, आपको युद्ध करना था उन लोगों से जो इस समाज पर प्रताड़ना करते हैं। लेकिन उस बचपन में आपके पास कोई गुरु था, कोई समझाने वाला था? क्योंकि हम भी जब कॉलेज पढ़े हैं तो हमने, अगर ऐसा कोई गुरु हो जो आपको राजनीति के बारे में बताए, जो आपको बताए कि एमएलए क्या होता है, एमपी क्या होता है, इस हद तक पहुंचने के लिए आपको आपका कोई गुरु, कोई ऐसा इंसान जिसको आप आज भी मानते हैं और आपको लगता है कि नहीं वो नहीं होता तो मैं बहुत सी चीजें नहीं सीख पाता? मतलब मैं तो आया हूँ हिल से, मैं तो आया हूँ बहुत बड़े संघर्ष के हिल से, इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ दिल से। तो मतलब मैं दिल से बात कर रहा हूँ। मेरा बचपन जो मैंने पहले भी थोड़ा सा आपको बताया था कि बाबा साहब अम्बेडकर मेरा प्रेरणा स्थान रहा। बाबा साहब अम्बेडकर जी के संबंध में बचपन में ही हमें इतना गर्व था कि बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो हम स्कूल के अंदर नहीं जा सकते थे। जिस बाबा साहब अम्बेडकर जी को सातारा के स्कूल में पढ़ाई के लिए जब हो जाते थे, जब सूबेदार रामजी अम्बेडकर जी आर्मी से रिटायर होने के बाद जो इरिगेशन डिपार्टमेंट में सातारा में वो नौकरी के लिए लग गए थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी वहाँ थे और वो जो जिस स्कूल में जाते थे वो स्कूल आज भी वहाँ सातारा में है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी को ये भिवा को मतलब स्कूल के अंदर जाने का परमिशन नहीं था। वो जाते थे स्कूल के बाहर बैठते थे और मास्टर जी अंदर से पढ़ाते थे। मास्टर जी का कहना था कि अगर ये भिवा अंदर आ जाएगा तो ये सवर्ण समाज के सब बच्चे बाहर जाएंगे, इसीलिए सबको बाहर भेजने के बजाय अकेले को वो बाहर खड़ा करते थे। बाहर भिवा बैठता था, मास्टर अंदर से सिखाते थे। तो वो ज़माने में इतना कास्टिज्म था, लेकिन हमारे ज़माने में हम स्कूल के अंदर जाते थे, सभी बच्चों के साथ हम बैठते थे, खेलते थे। तो इसी तरह मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में पहले से हमारे मन में बहुत ही बड़ा एक उनके व्यक्तित्व का जो ठसा होता है वो हमारे मन पर वो सिक्का था, वो बैठ गया था।
और तो हर साल में आप बाबा उन्हीं को साहब, गुरु मानते हैं आज भी? हाँ, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ही हमारे गुरु है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती के वक्त पर हम बैलगाड़ी में बाबा साहब के फोटो की प्रतिमा का पूरे गांव भर में जुलूस निकालते थे। पूरे पूरन पोली वगैरह जो हमारे महाराष्ट्र में त्योहार में खाना बनाते हैं, जी। पूरन पोली है, आमटी है, गुड़ौनी है, दूध है। तो ऐसा उसी दिन पूरे दिन भर हमको बहुत बड़ा उत्साह लगता था कि आज बाबा साहब की जयंती है, 14 अप्रैल। ये दिन हमारे लिए बहुत बड़ा अभिमान का दिन था। और बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो फिर हम स्कूल के अंदर नहीं जा सकते थे, हमें भी स्कूल के बाहर बैठना पड़ता था। जी। तो बाबा साहब का जो इतिहास है, इतिहास सभी लोग हमको बताते थे। हमारे लोग मुंबई में, घर घर का आदमी मुंबई में रहता था। मुंबई में बहुत सारे कव्वाल जो लोग हैं वो कव्वाली गाते थे, गाने गाते थे, लोगों को प्रेरणा देते थे। कभी कभी 14 अप्रैल को हम मुंबई के शायरों को गांव में बुलाते थे, रात भर उनका गाना तो सुनते थे। तो इसी तरह मतलब वो दिन 14 अप्रैल का हमारे लिए बहुत बड़ा आनंददायी दिन लगता था। नए कपड़े हम लेते थे और बाबा साहब का धूमधाम से जयंती मनाते थे। तो मेरा प्रेरणा स्थान जो है, जो आकाश जी आपने पूछा है कि आपका प्रेरणा स्थान क्या है, तो मेरा प्रेरणा स्थान बाबा साहब अम्बेडकर जी है। और मेरे माँ ने मुझे बहुत ही आगे बढ़ाने के लिए मतलब बहुत बड़ा कष्ट उठाया है, इसीलिए माँ की याद भी हमें हमेशा रहती है। आज मेरी माँ मेरे बीच में नहीं है। 5-6 साल पहले मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई और हमारे लिए एक बहुत बड़ी माता जी हमारी थी। ऐसा कोई साथी जो आपका बचपन से लेकर आज तक साथ है और दोस्त कह सकते हैं, जिसको आपको लगता है मैं कभी भी कॉल कर सकता हूँ, इससे बात कर सकता हूँ, कभी आप खुश हों? नहीं, मेरे दोस्त तो सब गांव में रह गए, बाद में मैं मुंबई में आ गया, तो दोस्ती करने के लिए मेरे पास इतना टाइम रहा नहीं। मैं मूवमेंट में आया और एक दोस्त नहीं, मेरे कई दोस्त है, तो इसीलिए एक दोस्त पर एक दोस्त पर डिपेंड रहने की मेरी आदत नहीं है। लेकिन फिर आप आज जब दुखी होते हैं या बहुत खुश होते हैं, ये जो इमोशन है जब आपको किसी के साथ शेयर करना होता है, तो आप किसके साथ करते हैं? नहीं, जब मुझे बहुत बड़ा आनंद होता है तो मैं बाबा साहब की प्रतिमा की तरफ मैं ही देखता हूँ। जी। मुझे जब दुख होता है तब मैं मेरे माता जी की तरफ मैं देखता हूँ। और फिर माता जी ने इतने दुख में मुझे संभाला है, इसलिए फिर मेरे माँ के बारे में मुझे गर्व लगता है और मेरा दुख का परिवर्तन सुख में होता है। और ये तो चलते रहता है। मेरे मोमेंट में मैंने इतने दिन निकाले हैं, गांव गांव तक मेरा संपर्क रहा है, हर राज्य में मेरा संपर्क रहा है। और मैं जब दलित प्रांतर में काम करता था तो गांव गांव में मैं जाता था, गांव गांव में मेरी सभा होती थी, गांव गांव में भारतीय दलित प्रांतर का बोर्ड हमें नजर आता था। हमारी बड़ी बड़ी सभा होती थी, हमारी रैली बहुत बड़ी मुंबई में होती थी, हर जगह पर नागपुर में होती थी। और मराठवाड़ा हो, विदर्भ हो, पश्चिम महाराष्ट्र हो, उत्तर महाराष्ट्र हो, कोकण हो, सभी जगह पर मुझे जाने का मौका मिलता था। और बाकी के राज्यों में भी कम से कम 16-17 राज्यों में मैं मतलब जाता रहा हूँ। और अभी तो हर राज्य में रिपब्लिकन पार्टी जो है, ये रिपब्लिकन पार्टी हर राज्य में नजर आती है। कार्यकर्ता कम भी क्यों न हो, लेकिन सभी जाति के लोग मेरे पार्टी में आते, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, वैश्य हो, या हिंदी भाषिक हो, साउथ इंडियन हो, गुजराती भाषिक हो, बंगाली भाषिक हो, पंजाबी भाषा के लोग हो, मतलब सभी राज्य के लोग आज मेरे साथ है। और मुझे बहुत बड़ा गर्व है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का सोच था कि समानता समाज में आनी चाहिए, सभी जाति वर्ग के लोगों ने एक साथ आना चाहिए और देश हमारे लिए सबसे ऊंचा है। हमारे जात, धर्म, भाषा से भी मतलब अपना देश को हमें नंबर 1 का मानना चाहिए। और इसीलिए जो राष्ट्रवाद है, ये राष्ट्रवाद हमारे दिल दिल में भरा हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का अम्बेडकरवाद हमारे पूरे आंग आंग में मतलब हमारा भरा हुआ है। और हमारे आंग की जो चिंगारी है, ये चिंगारी ललकारती है बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर, जय भीम के नाम पर,
इसका हमें बहुत बड़ा अभिमान है। आकाश। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जब साहब ने कहा कि हर तबके के लोग, हर जगह के लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो मुझे एक बात याद आई कि बहुत से दलित नेता हुए हैं आज हमारे देश में, लेकिन ये अकेले ऐसे नेता हैं जो मैं कहूंगा इस मूवमेंट के पायनियर हैं, जहां फाइनेंशियल डिपेंडेंसी पर रिजर्वेशन मिले, ये सोच रखने वाले ये पहले नेता हैं। और दलित होना या फिर उनके ऊपर स्टैंप होना वो रिजर्वेशन का कारण ना होकर इकोनॉमिकली अगर कोई ब्राह्मण, अगर कोई दूसरी जाति का भी इकोनॉमिकली वीक है, फाइनेंशियली वीक है, तो उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये सोच लेकर एक पहला दलित नेता हिंदुस्तान में आया और आज इसीलिए ये केंद्र में उन सारे लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सर, ये सोच कैसे आई? आज तो देश में इतने सारे नेता हैं और वो ये सोचते हैं कि मैं अगर दलित, सिर्फ दलित कंसेंट्रिक रखूंगा और वहां पर उन लोगों को ही रिजर्वेशन दूंगा तो मेरे लिए सही है। वो ये फाइनेंस और इकोनॉमिक्स और ये सारी चीजों की बात नहीं करते हैं। आप बिल्कुल अलग कैसे हैं? नहीं, मेरा कहना यह है कि अगर हम अम्बेडकराइट है तो फिर अम्बेडकराइट का मतलब, अम्बेडकरवाद का मतलब सब लोगों को जोड़ने का मतलब होता है। बाबा साहब ने बोला है कि दलित और सवर्णों में एकता पैदा होना, यही मेरी जिंदगी का सही मकसद है, यही मेरे जिंदगी का सही मिशन है। और हमेशा का जो दलित और सवर्णों का जो संघर्ष है, ये संघर्ष मिटना चाहिए। दलितों पर होने वाला अन्याय रुकना चाहिए। और हम भी देश के नागरिक हैं, हम भी हिंदू हैं, और मतलब तब की बात है। लेकिन जब धर्मांतर का टाइम आया तो बाबा साहब के मन में शुरू से बौद्ध धर्म का विचार उनके मन में हमेशा आता था। और बुद्ध की जो प्रतिमा है, बुद्ध की जो फिलॉसफी है, ये बचपन से बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ते थे। जब वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, लेहमन नाम की लाइब्रेरी कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में है। और मैं आकाश बताऊं कि मुझे अभिमान इस बात का है कि वहाँ लाखों स्टूडेंट ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है, लेकिन अकेले मेरे बाबा साहब का स्टैचू वहाँ है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्टैचू लेहमन लाइब्रेरी में है। अभी मैं 1.5 महीना पहले मैं अमेरिका जाकर आया। जब मैं अमेरिका जाता हूँ तब मैं लेहमन लाइब्रेरी में जाता हूँ, बाबा साहब के उस मूर्ति को प्रणाम करता हूँ, उनको फूल चढ़ाता हूँ। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी इतने बड़े इंटेलेक्चुअल रहे हैं कि बाबा साहब ने बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त की है। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब का ही मिशन ये था कि जोड़ने का मिशन, सभी लोगों को एक साथ लाने का मिशन। और बाबा साहब ने कभी सवर्णों का विरोध नहीं किया, बाबा साहब ने ब्राह्मणों का विरोध नहीं किया, उन्होंने ब्राह्मण्यवाद का विरोध किया है, उन्होंने चातुर्वर्ण सिस्टम का विरोध किया है, उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया है। और सब समाज ने इकट्ठा आना चाहिए। और मैं एक आकाश बात बताऊं कि जो धम्म बाबा साहब ने स्वीकारा है, बौद्ध धम्म, आज आप किसी भी होटल में जाएंगे, आज किसी भी हिंदू धर्म के लीडर के घर में आप जाओगे तो वहाँ भी अपने को बुद्ध की मूर्ति नजर आती है, वहाँ भी बुद्ध की प्रतिमा अपने को नजर आती है। 5 स्टार होटल में आप जाएंगे तो वहाँ बुद्ध की प्रतिमा अपने को नजर आती है। तो इसका मतलब ये है कि बुद्ध ने शांति का संदेश दिया और पूरे एशिया में बुद्ध धम्म जाकर पहुंचा था। सम्राट अशोका के बाद और पूरा भारत देश बुद्धिस्ट था। एक जमाना था 2500 साल पहले सारा भारत देश बुद्धिस्ट था। आकाश, उसके बाद कुछ सालों के बाद जब शंकराचार्य जी ने हिंदू धर्म की स्थापना की तो फिर यहाँ बहुत सारे लोग, मतलब मैक्सिमम लोग हिंदू बन गए। जब मुगल यहाँ आए तब हिंदू में से कुछ लोग मुस्लिम बन गए, जब अंग्रेज इधर आए तो हिंदू में से कुछ लोग ईसाई बन गए। लेकिन मूल जो हमारा कौम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एक ही कौम हमारा आता है, हम इंडियन लोग हैं। तो इसलिए बाबा, जो आपने मुझे सवाल पूछा है कि क्यों आप सबको साथ ले रहे हैं, तो मैं भी सबको साथ ले रहा हूँ और सब लोग भी मेरे साथ आ रहे हैं। मतलब मेरी लीडरशिप जो है दलितों के लिए तो ही है। जिस दलित समाज में मेरा जन्म हुआ है उन दलितों को न्याय देने के लिए मैं तो आगे बढ़ ही रहा हूँ। लेकिन दलित और सवर्णों को जोड़ने का बाबा साहब का मुख्य उद्देश्य था, उसको सफल बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर मैं अम्बेडकराइट हूँ तो इसीलिए मैं इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहा हूँ। आकाश सर, अगर मैं आपकी दूसरी शख्सियत की बात करूं, आपने एक्टिंग भी की है फिल्मों में। हाँ, मतलब जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो एकच प्याला नाम का एक मराठी
ड्रामा था, उसमें मैंने काम किया था। और मुझे शुरू से फिल्म देखने की आदत थी। जब मैं मुंबई में आया था तब सभी थिएटर में जाकर जब मुझे टाइम मिलता था तब मैं हर फिल्म में देखता था। अमिताभ बच्चन मेरा फेवराइट मेरा एक्टर है। हीरो है। अमिताभ बच्चन एक डैशिंग उनका कैरेक्टर है। तो फिल्में देखने का मुझे आदत थी। एक हमारे दौलत पेंटर जी थे, वो उन्होंने अन्याय का प्रतिकार, अन्यायाचा प्रतिकार इस नाम की मराठी जो मूवी है ये उन्होंने निकाली थी। और उसमें टाइटल रोल जो है, ये टाइटल रोल मतलब उन्होंने मुझे करने का मौका दिया था। मेरे हाथ में जो एक मशाल थी और उस मशाल को लेकर मैं मेरा उधर डायलॉग है कि मैं अन्याय का प्रतिकार करूंगा, अन्याय सहन नहीं करूंगा। कोई भी रोल था और भी 2-3 फिल्मों में मेरा छोटा छोटा रोल मैंने किया है। हमने जो जोशी एंड कामले नाम का एक एक फिल्म थी, उसमें भी मेरे कुछ 2-3 भाषण भी मेरे उसमें है। और वो मतलब वो फिल्म में भी हमने काम किया है। तो मतलब मुझे पहले से फिल्म की बहुत बड़ी अट्रैक्शन मुझे रहा है। और फिल्म में काम करना चाहिए, फुल टाइम काम करना चाहिए, ये मेरा मन में आता था। लेकिन मैं पैंथर के मूवमेंट में आया, फिर अचानक महाराष्ट्र में मंत्री बन गया, बाद में 3 बार लोकसभा का मेंबर बन गया, 2 बार राज्यसभा का मेंबर बन गया। मोदी सरकार में मुझे मंत्री पद का मौका मिला और मेरा शेड्यूल इतना बिजी रहा कि मैं मंत्री रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मेरा हमेशा बिजी शेड्यूल मेरा रहा मूवमेंट में। तो इसीलिए मैं इसलिए एक्टिंग कहीं पीछे छूट गई। मतलब मैं इसमें ज़्यादा नहीं आ पाया। लेकिन अगर मैं आता था तो मैं बहुत अच्छा रोल करता था, मैं फेमस एक्टर बन सकता था। अच्छा, तो आपने कहा कि आप बहुत बड़े फैन रहे हैं अमिताभ बच्चन जी के। तो जब आपने हाल ही में उनके साथ स्टेज शेयर किया था और जब उन्होंने आपसे बात की, अमिताभ बच्चन जी की बात कर रहा हूँ मैं, तो जब आपसे आपसे बात की उन्होंने, तो रूबरू हुए जब और उन्होंने कहा कि आपके काम को सराहते हैं वो, तो क्या इमोशन चल रहे थे सर? मतलब नहीं, अमिताभ बच्चन हो या कोई भी फिल्म का एक्टर हो, जो मेरे पार्लियामेंट के भाषण यूट्यूब में सुनते हैं, जब पार्लियामेंट में जब डायलॉग होता है, जब कोई विषय पर डिबेट होता है, तब मेरा कविताओं में मेरे कविताएं वहाँ उस इसमें मेरे स्पीच में होती है। तो बहुत सारे लोग उसको पसंद करते हैं। और कोई भी एक्टर मुझे मिलता है, आज मुझे केसी बोकाडिया मिले थे, जिनकी फिल्में 30-40 फिल्में उनकी आई है। वो भी बोल रहे थे कि मैं आपका फैन हूँ। तो मैं बोला मैं तो पहले आपका फैन हूँ। आपने बहुत सारे जो फिल्म आपने अमिताभ बच्चन को लेकर कई एक्टर के साथ आपने फिल्म आपने बनाई है। तो फिल्म इंडस्ट्री के कोई भी लोग अगर मुझे मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई तुम्हारा भाषण हम सुनते हैं और हम आपके फैन हैं। तो मैं बोला आप तो मेरे अभी फैन है, लेकिन मैं कई सालों से आपका फैन हूँ। तो सर एक अलग सा गर्व महसूस होता है अंदर आपको जब ये आपको ऐसा कुछ सुनने को मिलता नहीं, है? गर्व ऐसा मुझे होता नहीं है, लेकिन आनंद होता है कि भाई मेरा भाषण सुनकर लोग एंजॉय करते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे लोग मुझे पसंद करते हैं, लाखों की संख्या में लोग यूट्यूब के माध्यम से मुझे देखते हैं। जो मैंने गो कोरोना का नारा दिया था 20 फरवरी 20 फरवरी 20 फरवरी 2020 को, मैंने ताजमहल होटल के सामने, इंडिया गेट के सामने गेटवे ऑफ इंडिया के सामने मैंने रैली निकाली थी चाइना के एम्बेसडर को लेकर। तब चाइना में मतलब बहुत ही तेजी से कोविड फैल गया था। तो तब मैंने जो रैली निकाली थी, उस रैली में मैंने नारा दिया था गो कोरोना गो, कोरोना गो, कोरोना गो। तो ये नारा बाद में पूरे देश भर में, दुनिया भर में कोरोना फैल गया और हर जगह से आवाज़ आने लगी गो कोरोना गो, कोरोना गो, कोरोना गो। तो वो घोषणा मैंने दी थी और वो पूरे वर्ल्ड में उस घोषणा, वो मेरा आवाज़ जो है, आवाज़ चला गया था। करोड़ों लोगों ने ये मेरी स्लोगन सुनी थी। तो इसी तरह मुझे आदत है, मतलब मैं ऐसा काम करता हूँ तो मुझे, और मेरा कोई दुश्मन है नहीं है। मेरी सबके साथ फ्रेंडशिप है। अगर आज उद्धव ठाकरे जी के साथ मेरी फ्रेंडशिप है, एकनाथ शिंदे जी के साथ मेरी फ्रेंडशिप है,
शरद पवार के साथ मेरी फ्रेंडशिप है, देवेंद्र फडणवीस जी के साथ मेरी फ्रेंडशिप है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, जेपी नड्डा जी हो, या कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, सबके साथ मेरे संबंध अच्छे हैं। तो मैं किसी के विरोध में मतलब मेरी पॉलिटिकल भूमिका होती है, लेकिन व्यक्तिगत लेवल पर मैं किसको मेरा दुश्मन नहीं मानता हूँ। यही मेरी मन की बात है। तो सर आपके और श्री नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, और जब मैं पार्लियामेंट में बोलता हूँ, जब वो मौजूद रहते हैं, जरूर मेरे भाषण का एंजॉय वो करते हैं। एक बार तो मैंने मतलब हमारे ओम बिरला जी, जिनका लोकसभा में 2019 में जब उनका नाम स्पीकर पद के लिए आया था, और जब उनमें पदभार संभाला था, तब मेरा भाषण हुआ था, तब मोदी जी भी हाउस में मौजूद थे। और जब मैंने भाषण किया तो मोदी जी वहाँ खुद हंस रहे थे। तो वो कभी किसी के भाषण में या ज़्यादा हंसते नहीं है, लेकिन मैं कभी कभी मजाक से बोलता हूँ कि मैंने नरेंद्र मोदी जी को हंसाया था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को हंसाते हंसाते राहुल गांधी को फंसाया था। सर ऐसी कोई बात जो जर्नलिस्ट आपको पूछते हैं और आपको वो बात, उस तरह का क्वेश्चन या उस तरह के सवाल आपको लगता है कि नहीं पूछे जाने चाहिए, डिग्निटी के ऊपर चला जाता है, ऐसा कोई क्वेश्चन, इस तरह का कोई क्वेश्चन? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मतलब जो मैं भी रिपोर्टर रहा हूँ, मुझे भी मतलब मैं भूमिका नाम के वीकली का एक एडिटर भी मैं रहा हूँ, तो मुझे पत्रकारों की जिम्मेदारी मालूम है, पत्रकारों की आज़ादी मुझे मालूम है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया है, उसमें जो तीन स्तंभ है, उसमें पत्रकारिता का एक इंडिपेंडेंट स्तंभ है। तो उनको कोई भी सवाल पूछने का अधिकार है, जवाब कैसा देना चाहिए वो अपने पर डिपेंड होता है। और मैं कभी गुस्सा नहीं करता हूँ, मुझे कभी मेरे सभी देश भर के पत्रकार मेरे मित्र हैं, और मुझे कभी डिफ़िकल्टी में लाने के बारे में कभी वो सोचते नहीं है। तो सवाल सीधा सीधा पूछते हैं और मैं उनको सीधा जवाब देता हूँ, कभी मुझे गुस्सा आता नहीं है। और हर एक पत्रकार को क्या सवाल करना है वो पूरा अधिकार होता है, उनका अधिकार छीनना ठीक नहीं, ये मेरी भावना रहती है। मैं समझ रहा हूँ सर, आप लेट हो रहे हैं, लेकिन एक आखिरी सवाल, कैसा लगा सर आपको दिल से शो पर आकर? हाँ, तो मतलब ये आपका दिल से हुई आकाश आपले, मतलब जहाँ जहाँ होता है आकाश, जहाँ जहाँ नीला नीला होता है आकाश, वहाँ दिखाई देता है प्रकाश। तो आज आकाश आपले ने मेरी इंटरव्यू ले ली है। बहुत अच्छे सवाल, पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, कल्चरल, ऐसे सोशल, ऐसे अनेक सवाल उन्होंने मुझे पूछे और मुझे जवाब देने का मौका मिला। इतनी रात हो गई है, इतनी हो गई है रात, अब मैं क्या करूँ बात। तो मतलब इतनी रात हो गई है, तो थोड़ा इसीलिए आपने सवाल बहुत अच्छे पूछे, और कई लोगों के आप इंटरव्यू लेते रहो और आगे बढ़ते रहो। मैं आपके साथ हूँ। नमस्कार, प्रणाम, थैंक यू, जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सर।